कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आपकी टू डू लिस्ट आप पर हंस रही है। हर काम चिल्ला रहा है, मुझे करो। और दिमाग का बस एक ही जवाब होता है, हाँ, बाद में। आज हम इसी बाद में की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। और ये सिर्फ आलस नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे दिमाग का एक बहुत ही दिलचस्प खेल है। आज का हमारा विषय है तुरंत काम करने का विज्ञान। और इसके लिए हमने कई तरह के स्रोत खंगाले हैं। कैलेंडर को बेहतर बनाने वाले ब्लॉग से लेकर बर्नआउट पर अकादमिक गाइड तक, इकिगाई की जापानी फिलॉसफी और यहाँ तक के परफॉर्मेंस थ्योरी भी। हमारा मिशन है ये समझना कि ये बाद में का विचार कैसे हमारे प्रोडक्टिविटी के साथ साथ हमारे आत्मविश्वास को भी खत्म कर देता है। और यहाँ एक बात साफ कर देनी चाहिए, हमारा मकसद किसी को एक प्रोडक्टिविटी मशीन बनाना नहीं है। असल में ये अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने के बारे में है, ताकि हम उन कामों पर ध्यान दे सकें जो हमारे लिए वाकई मायने रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये होता क्यों है? वो कौन सी भावना है जो हमें काम शुरू करने से पहले ही थका देती है? ऐसा लगता है जैसे दिमाग पर कोई बोझ है, भले ही हमने अभी तक कुछ किया भी ना हो। ये एक बहुत ही आम एहसास है और इसके पीछे एक ठोस मनोवैज्ञानिक कारण है। हमारे स्रोतों में से एक, जो परफॉर्मेंस थियरी पर आधारित है, वो कहता है कि हमारे हर काम को एक प्रदर्शन की तरह देखा जा सकता है। प्रदर्शन जैसे हाँ, स्टेज पर होता है। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही। जब हम कोई काम करने का फैसला करते हैं ना, तो हम एक प्रदर्शन का फ्रेम तैयार करते हैं। लेकिन जब हम उससे टाल देते हैं, तो हम उस फ्रेम को एक तरह से तोड़ देते हैं। अच्छा। इससे हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होता है, एक तरह की मानसिक अशांति जो हमारी ऊर्जा सोख लेती है। मतलब काम शुरू ना करने की भी एक एक कीमत चुकानी पड़ती है, बिल्कुल, मानसिक ऊर्जा के रूप में। सही बात है। हमारे जहन में एक लगातार चलने वाला शोर पैदा करते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके दिमाग की जो याद रखने की क्षमता है, हर अधूरा काम उसमें एक खुला हुआ पन्ना है जो उस क्षमता का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है। मुझे वो ईमेल भेजना है, अरे वो रिपोर्ट देखनी थी। हाँ, घर के लिए सामान लाना है, ये सब बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी एक कंप्यूटर में हमेशा 50 पेज खुले रहते हैं। काम तो एक पे हो रहा होता है, लेकिन बाकी 49 मिलकर मशीन को धीमा कर देते हैं। आपने एकदम सही पकड़ा। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है और एड्यूको सिस्टम पर आधारित हमारा स्रोत इस स्थिति को एक नाम भी देता है, अटेंशन डेफिसिट ट्रेट। ये तो बड़ा भारी नाम लगता है। हाँ, पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी नहीं है जैसे ADHD। ये बस इस बात का नतीजा है कि हमारे दिमाग पर एक साथ इतनी सारी चीजों की मांगे हैं कि वो किसी एक पर ठीक से ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता खो देता है। हम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते, हम बस लगातार परेशान हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इस मानसिक अव्यवस्था, इस मेंटल क्लटर को साफ करने का पहला कदम क्या हो सकता है? कोई आसान तरीका है शुरू करने का जिससे तुरंत कुछ राहत महसूस हो? हाँ, और अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत बहुत ही सरल है। हमारे स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली नियम का जिक्र करते हैं, 2 मिनट का नियम। 2 मिनट का नियम? इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। अगर कोई काम करने में 2 मिनट से कम समय लगता है, तो उसे अपनी लिस्ट में लिखने या उसके बारे में सोचने के बजाय उसे तुरंत कर डालो। जैसे किसी ईमेल का जवाब देना जिसमें सिर्फ हाँ या नहीं लिखना हो, या गंदे बर्तन को सिंक से उठाकर डिशवॉशर में रखना। बिल्कुल, या अपने मेज पर पड़े कागजों को ठीक जगह पर रखना। ये छोटे छोटे काम है, पर जब हम इन्हें तुरंत निपटा देते हैं तो दिमाग से एक बोझ हमेशा के लिए उतर जाता है। हाँ, एक संतुष्टि मिलती है। हाँ, तुरंत। और हमें एक गति मिलती है आगे के कामों के लिए। ये तो बहुत अच्छा है। छोटे कामों के लिए तो ये रामबाण इलाज है। लेकिन उन बड़े प्रोजेक्ट्स का क्या करें जो 2 मिनट तो क्या 2 घंटे या 2 दिन में भी खत्म नहीं होते? जैसे कोई बड़ी रिपोर्ट लिखनी हो या किसी परीक्षा की तैयारी करनी हो, वहां तो ये नियम काम नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यहीं पे ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। इसका जवाब है अपने कैलेंडर को देखने का नजरिया बदलना। विन द डे नाम का ब्लॉग इसे बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं कि अपने कैलेंडर को सिर्फ मीटिंग्स की लिस्ट मत समझो। तो क्या समझें? उसे अपने समय का बैंक खाता समझो। इस तकनीक को टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। टाइम ब्लॉकिंग सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? दिन तो कभी हमारे प्लान के हिसाब से चलता ही नहीं है ना, कोई ना कोई इमरजेंसी आ ही जाती है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब अपने दिन को पत्थर की लकीर बनाना नहीं है। इसका असली मकसद है अपने इरादों को स्पष्ट करना है।
जब आप सुबह 9 से 11 बजे तक के लिए रिपोर्ट पर काम ब्लॉक करते हैं तो आप ब्रह्मांड को बता रहे होते हैं कि इस समय आपकी प्राथमिकता क्या है। अच्छा। अगर कोई रुकावट आती भी है तो आपको पता होता है कि आपको वापस किस काम पर लौटना है। यह आपको दिशा देता है। तो ये एक टू डू लिस्ट से ज्यादा शक्तिशाली है। कहीं ज्यादा, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं बता रहे कि क्या करना है, बल्कि ये भी तय कर रहे हैं कि उसे कब और कितनी देर करना है। समझ गया। तो ये एक रोड मैप की तरह है, सख्त नियमों की किताब की तरह नहीं। और क्या इससे जुड़ी कोई और तकनीक है जो इसे और असरदार बना सके? हाँ, 2 और तकनीकें हैं जो इसके साथ मिलकर कमाल करती हैं, बैचिंग और चंकिंग। बैचिंग और चंकिंग। बैचिंग का मतलब है एक जैसे कामों को एक साथ करना। जैसे दिन में बिखरे हुए 10 ईमेल देखने के बजाय 1 घंटा तय करें जब आप सिर्फ ईमेल देखेंगे। अच्छा, एक ही बार में सब कुछ। हाँ, विंदा और विंदर डे में कुकी बनाने का एक शानदार उदाहरण है। आप एक एक करके कुकी नहीं बनाते, आप एक साथ पूरा बैच तैयार करते हैं। सही बात है। इससे बार बार काम बदलने में जो मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है वो बच जाती है। और चंकिंग? चंकिंग बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे करने लायक टुकड़ों में तोड़ने का काम है। रिपोर्ट लिखो, एक बहुत बड़ा और डरावना काम लग सकता है। हाँ, लगता है, लेकिन जब आप उसे रिसर्च करो, आउटलाइन बनाओ, पहला ड्राफ्ट लिखो, प्रूफ रीड करो, जैसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो वो आसान लगने लगता है। बिल्कुल। फिर आप इन छोटे छोटे चंक को अपने कैलेंडर में ब्लॉक कर सकते हैं। ये उस भारीपन की भावना को खत्म कर देता है जो हमें काम शुरू करने से ही रोकती है। मतलब ये सब हमारी सीमित ऊर्जा को मैनेज करने के सिस्टम है। और ईडीयू को सिस्टम वाला स्रोत तो ये भी कहता है कि सोचना भी अपने आप में एक काम है और हमारे दिमाग को भी आराम की जरूरत है। हम बिल्कुल भूल जाते हैं। और इसी स्रोत में मल्टीटास्किंग के मिथक को भी तोड़ा गया है। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ। जिसे हम मल्टीटास्किंग समझते हैं वो असल में मल्टी स्विचिंग है। जब हम एक काम से दूसरे काम पर कूदते हैं तो हमारा दिमाग हर बार अपना पूरा संदर्भ बदलता है। इस स्विचिंग में समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होते हैं। और रिसर्च भी तो यही कहती है कि इससे किसी काम को पूरा करने में 2 गुना समय लग सकता है। 2 गुना। इसीलिए एक समय में एक काम करना, जिसे बैचिंग और टाइम ब्लॉकिंग से मदद मिलती है, कहीं ज्यादा प्रभावी है। तो ठीक है, हमने सिस्टम तो बना लिया, हमारे पास 2 मिनट का नियम है, टाइम ब्लॉकिंग है, लेकिन अगर काम करने का मन ही ना हो, तो अंदर से वो आवाज ही ना आए, तो दुनिया का सबसे अच्छा कैलेंडर भी क्या कर लेगा? मोटिवेशन कहाँ से लाएं? अब आपने उस सवाल को छू लिया है जो इन सभी तकनीकों के दिल में है। अगर आपका क्यों स्पष्ट नहीं है तो कैसे कोई मायने नहीं रखता। सही। और यहीं पर हमारे स्रोत हमें इकिगाई की जापानी अवधारणा से मिलाते हैं। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। इकिगाई, मैंने ये शब्द सुना है। इसका मतलब है जीने की वजह, है ना? गोलबडी वाले स्रोत में इसकी एक बहुत ही मार्मिक कहानी भी है। हाँ, ओकिनावा की उस महिला की कहानी जो बहुत बीमार थी, बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी और लगभग कोमा में जा रही थी। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। एक दिन उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी जिसने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं फलां की माँ हूँ। आवाज ने फिर पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं फलां की पत्नी हूँ। तीसरी बार जब आवाज ने यही सवाल पूछा तो उसने कहा, मैं एक शिक्षिका हूँ। और जैसे ही ये तीनों जिम्मेदारियां, एक माँ, एक पत्नी, एक शिक्षिका, उसके जहन में एक साथ आईं, उसे अपना इकिगाई, अपनी जीने की वजह वापस मिल गई। उसे अचानक से ऊर्जा का एक ऐसा संचार महसूस हुआ कि वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है। ये दिखाती है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक विचार नहीं है, इसका हमारे शरीर पर भी असर होता है। तो ये इकिगाई असल में है क्या? इसे ढूंढते कैसे हैं? इकिगाई की अवधारणा 4 वृत्तों के संगम पर आधारित है। पहला वृत्त है वो काम जो आपको पसंद है। दूसरा, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं। ठीक है। तीसरा, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती हैं तो आपको अपनी इकिगाई मिलती है, सुबह बिस्तर से उठने की एक ठोस वजह। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मिशन बन जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है। अपनी इकिगाई ढूंढना एक बात है, पर उसे अपनी रोज की टू डू लिस्ट से कैसे जोड़ें? यहीं पर ईडू को सिस्टम का महारत का सिद्धांत बहुत काम आ सकता है। महारत मतलब मास्टरी। हाँ, महारत का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं है। इसका मतलब है किसी विषय में इतना गहरा ज्ञान हासिल करना कि काम स्वाभाविक रूप से आसान और तेज हो जाए। अच्छा। बिल्कुल। डैनियल पिंक के महारत के 3 नियम, जिनका जिक्र ईडीओ स्रोत में है, इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं।
पहला, महारत एक मानसिकता है। ये विश्वास कि आपकी क्षमताएं पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। और दूसरा, इसमें दर्द होता है। दर्द होता है। हाँ, इसके लिए धैर्य, लगातार अभ्यास और मेहनत की जरूरत होती है। ये कोई 2 मिनट में बनने वाली मैगी नहीं है। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम जो मुझे सबसे आकर्षक लगता है वो ये है कि महारत एक अनंत स्पर्शी है। अनंत स्पर्शी, ये तो गणित का शब्द है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये एक ऐसी मंजिल है जिसके आप हमेशा करीब तो पहुंचते जाते हैं, लेकिन उस पर कभी पूरी तरह से पहुंच नहीं पाते। मतलब? आप हमेशा और बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल। और शायद सफर ही असली मंजिल है। यही सोच आपको हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है और एक ही समय में विनम्र भी रखती है। तो ये निरंतर सुधार की यात्रा ही आपकी इकिगाई को जिंदा रखती है। सही। तो ये सब सिर्फ हमारी अपनी टू डू लिस्ट या करियर तक ही सीमित नहीं है ना? हाँ। तुरंत काम करने का ये सिद्धांत क्या बड़े पैमाने पर भी लागू होता है? निश्चित रूप से। ये संगठनों और यहाँ तक कि पूरे समाज पर भी लागू होता है। हमारे एक स्रोत में स्कूल नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण है। बताइए। अकादमिक साल के अंत में स्कूल के लीडर अक्सर रिपोर्ट बनाने और मूल्यांकन जैसे प्रशासनिक कामों में उलझ जाते हैं और शिक्षकों की उपलब्धियों का जश्न मनाना या अगले साल के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार करने जैसे जरूरी सांस्कृतिक कामों को बाद के लिए टाल देते हैं। और वो बाद कभी नहीं आता? कभी नहीं आता। और संगठन का मनोबल गिरता है। इसी तरह कॉर्पोरेट जगत में कस्टमर सक्सेस मॉडल में इमीडिएट एक्शन ट्रिगर्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा। अगर किसी ग्राहक की तरफ से कोई रेड फ्लैग आता है, जैसे कि वे आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, तो टीम समस्या के बड़ा होने का इंतजार नहीं करती। वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। हाँ, और रिश्ते को टूटने से बचा लेते हैं। लेकिन इसका एक और पहलू है जो इससे भी ज्यादा गहरा और शायद थोड़ा असुविधाजनक भी है। कभी कभी ये व्यक्तिगत पसंद नहीं होती कि किस काम को अभी और किसे बाद में किया जाए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कभी कभी पूरा सिस्टम ही ये तय करता है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर उंगली रखी है। हमारे पास UCLA की एक इलेक्ट्रॉनिक थीसिस का एक शोध है जो इसी बात को उजागर करता है। इसमें विलियम एडवर्ड मिडिल स्कूल की संचार पदानुक्रम का अध्ययन किया गया था। संचार पदानुक्रम? ये क्या है? शोध में पाया गया कि स्कूल में ईमेल का जवाब बहुत तेजी से दिया जाता था और ईमेल का इस्तेमाल अक्सर मध्यवर्गीय माता पिता करते थे जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट की आसान पहुंच थी। ठीक है। वहीं दूसरी ओर फोन कॉल्स, जो शायद श्रमिक वर्ग के माता पिता के लिए संवाद का ज्यादा आसान जरिया हो, उनका क्या? उनका जवाब देने में अक्सर देरी होती थी। संसाधनों की कमी का हवाला देकर फोन कॉल्स अक्सर छात्र सहायक उठाते थे, जिससे जरूरी जानकारी या तो खो जाती थी या देर से पहुंचती थी। मतलब ये तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं रही, ये तो सीधे सीधे हक और पहुंच की बात हो गई। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिस्टम तय कर रहा था कि किसकी आवाज को तत्काल सुना जाएगा और किसकी आवाज को बाद के लिए छोड़ दिया जाएगा। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। बहुत गंभीर। यह दिखाता है कि कैसे तुरंत और बाद में सिर्फ समय प्रबंधन के शब्द नहीं है, ये शक्ति और प्राथमिकता के संकेतक भी बन जाते हैं। एक प्रणाली जानबूझकर या अनजाने में यह तय कर सकती है कि किसके मुद्दों को तत्काल महत्व दिया जाता है और किसके मुद्दों को नजरअंदाज किया जाता है। और इसके सामाजिक परिणाम बहुत गहरे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि बाद में सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। ये हमारी मानसिक ऊर्जा को दीमक की तरह खा जाता है और हम इसे 2 मिनट के नियम और टाइम ब्लॉकिंग जैसे सरल सिस्टम से तोड़ सकते हैं। लेकिन असली ताकत तब आती है जब हम इन सिस्टम को एक गहरे उद्देश्य, हमारी इकिगाई से जोड़ते हैं, जो हमें सुबह बिस्तर से उठने की असली वजह देती है। अंत में मैं यही कहूंगी कि इसका उद्देश्य ऐसी मशीन बनना नहीं है जो हर सेकंड काम करती रहे। इसका उद्देश्य अपनी ऊर्जा को इस तरह से निर्देशित करना है कि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो वास्तव में हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए मायने रखती हैं। जैसा कि विंदाव विंदे वाले स्रोत में कहा गया है, अपने दिन को निर्देशित करें, सिर्फ उसे भरे नहीं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है और इसे समाप्त करने के लिए हमारे एडुको सिस्टम वाले स्रोत में लेखकों के लिए कुछ सकारात्मक कथनों की सूची है। कुछ बहुत ही सीधे और सरल हैं, जैसे काम करने से काम खत्म हो जाता है और टालने से काम और लंबा हो जाता है। इतना सीधा और इतना सच। तो एक अंतिम विचार श्रोता के लिए छोड़ते हैं। क्या होगा अगर सबसे जरूरी तत्काल कार्रवाई जो हम कर सकते हैं वो है अपने अंदर की बातचीत को बदलना।
ऐसा कौन सा एक सकारात्मक कथन है जिसे हम आज से ही अपने कामों के प्रति अपने नजरिए को बदलने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं?